गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 9 जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध, उस लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें विदेशी नीति और द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ इम्पोर्टेंट जो बात थी उसके बारे में हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त की कि किस तरीके से जो वर्साई की संधि जर्मनी पर थोपी गई थी उस संधि को क्या है हिटलर के द्वारा उसे तोड़ा गया और उन्होंने अपनी सेना और विशेष उन्होंने उन क्षेत्रों को जो उनसे छीन लिए गए थे उन क्षेत्रों को पुनः उन्होंने स्थापित किया और साथ ही साथ जो उसके अड़ोस पड़ोसी के जो देश थे उन देशों के साथ उन्होंने कई तरह से अनाक्रमण ना करने का समझौता भी किया गया और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे अभिजात वर्ग, बुद्धिजीवी और यहूदी शिक्षक आदि को चुन चुन करके उन्होंने 1939 की स्थिति में उन्होंने जब आक्रमण किया तो कब्जे में उसे किया तो वहाँ के लोगों को मार डाला था। तो हम इसी टॉपिक जो है विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध को उसके आगे के कुछ भाग बचे हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। पोलैंड के समर्थन में ब्रिटेन एवं फ्रांस ने 1939 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जिस तरीके से हमने देखा कि जर्मनी और पोलैंड ने जर्मनी के द्वारा पोलैंड को क्या कर लिया गया था, आक्रमण करके अपने कब्जे में वो ले लिया गया था। तो उसके बाद की बात बताई गई है कि पोलैंड के समर्थन ने ब्रिटेन एवं फ्रांस ने क्या किया, 1939 में जर्मनी के विरुद्ध क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। इसी कदम ने विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया। यही चीज़ जो क्या थे, जब पोलैंड के समर्थक जो थे ब्रिटेन और फ्रांस ने जब देखा कि पोलैंड को कब्जा कर लिया गया है तो उन्होंने जर्मनी के खिलाफ क्या है, युद्ध की घोषणा कर दी गई और यही विश्व युद्ध का स्वरूप या विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। जर्मनी ने तेज युद्ध की रणनीति अपनाकर उत्तरी यूरोप और फ्रांस पर 1940 के मध्य तक कब्जा कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि पढ़े थे कि किस तरीके से जर्मनी ने अपनी जो शक्तिकरण थी वो काफ़ी मात्रा में नए नए तकनीक अपना करके अपनी जो युद्ध सेना थी, नौसेना सैनिक थी, अस्त्र शस्त्र थे, उनमें काफ़ी अधिक बढ़ोतरी कर दी गई। इसलिए कहा गया है कि जर्मनी ने तेज युद्ध मतलब तेज़ी से युद्ध को उन्होंने रणनीति अपना करके, युद्ध की जो रणनीति थी उसे अपना करके यूरोप और फ्रांस पर भी 1940 के मध्य तक उन्होंने उन क्षेत्रों को भी कब्जा कर लिया। जर्मन सेनाओं ने उत्तरी अफ्रीका में प्रवेश करके ब्रिटेन के उपनिवेशों, अब आगे देखते हैं, पर हमला कर दिया गया। इस बीच इटली और जापान भी जर्मनी के समर्थन में युद्ध में कूद गए। तो इस बीच में क्या हुआ, जब फ्रांस के बीच में और आपका पोलैंड के बीच में जो युद्ध हो रही थी उससे संबंधित लेकर के, तो उन देशों में जो युद्ध चल रहे थे उससे संबंधित क्या हुआ, इटली और जापान भी जर्मनी के समर्थन में उन्होंने किसका समर्थन दिया, जर्मनी का समर्थन देकर के इटली और जापान ने के समर्थन में वो भी युद्ध में कूद गए, मतलब युद्ध में भागीदारी हो गए। तीनों मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। तीनों जो क्या है, मिल करके, धुरी मतलब एक दूसरे के आसपास। तो इन तीनों ने भी क्या है, इटली, जर्मनी, जापान, ये तीनों ने मिल करके एक दूसरे को मिल करके जो धुरी राष्ट्र के रूप में ये कहलाए। 1941 में जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला बोला और जर्मनी ने रूस पर। ये 1941 में कहा गया कि जापान ने किस पर, संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला बोल दिया जापान के द्वारा और जर्मनी ने रूस पर कर दिया गया। ये 1941 में। अब देश क्या है, एक दूसरे के खिलाफ हो गया और एक दूसरे के विरुद्ध वो युद्ध की घोषणा कर रहे थे। इन दोनों देशों का युद्ध में प्रवेश निर्णायक रहा है, मतलब इन दोनों जो देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जो युद्ध की वो क्या है, निर्णय किया हुआ गया एक ऐसा युद्ध में वो या ऐसे युद्ध में वो प्रवेश कर चुके थे। अब ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर जर्मनी, इटली और जापान से लड़ने लगे। अब क्या हुआ, ब्रिटेन जो थे, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मिल करके जर्मनी, इटली और जापान से ये युद्ध में भिड़ गए या लड़ना शुरू कर दिया। मतलब तीन जो धुरी राष्ट्र के रूप में जो कहलाए थे, जो एक दूसरे के उन्होंने समर्थन भी किया था युद्ध में। तो अब ये देश, ये जो 6 देश थे, ये एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा
करने लगे थे और युद्ध में भागीदारी हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, ब्रिटेन, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य जर्मन विरोधी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र या मित्र राष्ट्र कहलाए। एक दूसरे के वो या तो संयुक्त मतलब मिलकर मिला हुआ राष्ट्र और या फिर मित्र राष्ट्र के रूप में कहलाए। और आगे जाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिसका पहला मुख्य उद्देश्य धुरी राष्ट्रों को हराना था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो की गई थी, जो संयुक्त रूप से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की क्या करेगा, मदद करेगा, संयुक्त रूप से वो भागीदारी होगा। उस स्थापना के बाद ही उसका क्या पहला उद्देश्य क्या था, जो धुरी राष्ट्र को हटाना था। जो राष्ट्र एक दूसरे के संपर्क में है या एक दूसरे के जो सहयोग कर रहे हैं, उन राष्ट्रों को हराना इनका मुख्य मकसद था। प्रारंभ में सोवियत रूस जर्मनी के हमले के लिए तैयार नहीं था। प्रारंभ मतलब शुरुआती दौर में सोवियत रूस जर्मनी के जो हमले के लिए था वह उसके लिए वो तैयार नहीं था और उसे लगातार पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वह देश क्या है, उससे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो क्या है, पीछे हट रहा था। लेकिन 1942-43 में स्टालिनग्राद नामक शहर में हिटलर की विश्व विजयी सेना ने पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा। ये 1942-43 में जो क्या है, स्टालिनग्राद नामक एक शहर थे, जहाँ पे हिटलर की विश्व विजयी सेना ने जो विश्व में जो जीत हासिल की थी, वो उन्होंने पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद सोवियत सेना आगे बढ़ती चली गई। तो इसके बाद जब जर्मनी की सेना को हरा करके अब सोवियत की जो सेना थी वो आगे बढ़ती चली गई और 1945 में जर्मन राजधानी बर्लिन को कब्जे में ले लिया गया। जो 1945 में किसके द्वारा, जर्मनी राजधानी के द्वारा किसको, बर्लिन को कब्जे में ले लिया गया था, उसे कब्जे में ले लिया गया। इससे पहले हिटलर ने आत्महत्या कर ली। तो इसके पहले ही उन्होंने 1945 के बाद जिस तरीके से जो जर्मनी की राजधानी जो क्या थी, बर्लिन, जो कब्जे में लिया कि उसके कब्जे में थी, उसे अब सोवियत सेना ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। तो उसके पहले ही हिटलर ने क्या कर लिया, आत्महत्या। 1942 से ही दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर फ्रांस को आज़ाद करने में लगे थे। ये 1942 से ही दूसरी तरफ मतलब अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर के क्या चाहते थे, फ्रांस को आज़ाद करने में लगे थे, वो भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बने। और वे भी धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़े, उन्होंने भी बर्लिन की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। इस बीच इटली की भी हार हुई और मुसोलिनी ने आत्महत्या कर ली। इसी बीच में क्या हुआ, इटली की भी हार हो गई और साथ ही साथ मुसोलिनी जो था वो भी आत्महत्या कर लिए। बर्लिन पर जीत के बाद अमेरिका ने अगस्त 1945 में बची हुई धुरी देश जापान को मजबूत करने के लिए उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया और उसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब बर्लिन को भी जीत लिया गया तो अमेरिका ने अगस्त 1945 में जो बाकी जो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जिन्होंने अपना संबंध बनाए हुए थे या जो धुरी राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों को भी उन्होंने क्या किया, धुरी देश से जापान को मजबूत करने के लिए उन्होंने उसके जो 2 शहर थे, कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने एटम बम गिराया और उसके तुरंत बाद जापान ने क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और यहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। मानव ने अब तक इतना भयावह, विनाशकारी और क्रूर युद्ध नहीं देखा था, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था वो बहुत ही भयानक भी था, विनाशकारी भी था और साथ ही इस युद्ध में बहुत सारे लोगों ने परेशानियां, समस्याओं का सामना भी किया। तो इसलिए कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो बहुत ही भयानक और विनाशकारी युद्ध के रूप में सामने आया। एक ओर हिटलर और जापानी सेनाओं ने अमानवीयता और क्रूरता की मिसालें स्थापित की, तो दूसरी ओर निहत्थे नागरिकों पर गिराया गया एटम बम के प्रभाव ने विश्व मानस को हिला दिया।
एक और जो क्या था, हिटलर और जापानी सेनाओं के द्वारा क्या थे, अमानवीय, उनके द्वारा लोगों के साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार किया जा रहा था, क्रूर तरीके से उसे मारा जाता था, कि मिसालें स्थापित की उन्होंने। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि निहत्थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं थी, ऐसे नागरिकों पर क्या गिराया गया, एटम बम गिराया गया, जो कि पूरे विश्व के जो लोगों के या मानव समाज थे उसको पूरी तरीके से झंझोर कर रख दिया गया। इस युद्ध में 225 लाख सैनिक मारे गए और लगभग उससे दुगुने यानी लगभग 500 लाख सामान्य नागरिक मारे गए। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराया गया था उसका प्रभाव क्या था, इतना विनाशकारी था कि जो इस युद्ध में 225 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 2 गुनी कहा गया है, लगभग 50 लाख जो सामान्य नागरिक थे वो भी मारे गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चित्र 9.11 में एटम बम के द्वारा ध्वस्त नागासाकी शहर का एक चित्र दिखाया गया है, जो एटम बम गिराए जाने के बाद की है। आगे देखते हैं, इसमें होलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख। यहाँ चित्र 9.12 में हाना और उसकी बेटी जो चित्र दिखाया गया और उसकी छोटी सी हिस्ट्री भी बताई गई है कि हाना का जो सूटकेस था वो क्या था। देखते हैं, जापान में एक होलोकॉस्ट संग्रहालय बनाया गया ताकि वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता हो। जो क्या था, जापान में जो लोगों के द्वारा एक क्या बनाया गया था, होलोकॉस्ट संग्रहालय था। इसमें प्रदर्शित करने के लिए ऑश्विट्ज़ यातना शिविर से कुछ सामग्री आई थी, जिसमें से एक सूटकेस सबको आकर्षित कर रही थी। इस प्रदर्शन करने के मतलब वहाँ पे जो संग्रहालय बने थे वहाँ पे जो सब एक सूटकेस थी जो काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रही थी। यह उन सूटकेसों में से था जिसमें विषैली गैस कमरों में मारे गए लोगों के सामान थे। सूटकेस पर लिखा था, हाना ब्रेडी जन्म 1931 अनाथ, यानी इस अनाथ बच्ची को उसके 13वें साल में मारा गया था, जो क्या सिर्फ 13 साल की थी, जो कि एक अनाथ बच्ची थी जिसका नाम क्या था, हाना ब्रेडी, जो 1931 में पैदा हुई थी और वो 13 साल की उम्र में वो मारी गई थी। इस पर जापानी बच्चों ने बहुत से सवाल थे। वह कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, वह क्यों अनाथ हुई, उसे क्यों मारा गया आदि। पर संग्रहालय की निदेशिका के पास उसके उत्तर नहीं थे, जो देखरेख में जो करती थी उनके द्वारा। तो उन्होंने हाना के बारे में पता करने की कोशिश की। कई वर्षों के बाद आखिर में पता चला कि हाना का एक बड़ा भाई कनाडा देश में जीवित है। उसने एक पत्र में हाना की कहानी बताई। हाना का परिवार चेक रिपब्लिक के नेवे मेस्टो में रहता था। वे यहूदी थे। जब 1939 में नाजियों का कब्जा हुआ तो यहूदियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसके बारे में हमने पढ़े थे कि किस तरीके से यहूदियों के ऊपर किस तरीके से परेशान किया गया था नाजियों के द्वारा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाजियों ने यहूदियों पर स्कूल, सिनेमा, पार्क आदि में जाने पर रोक लगा दी। घर से बाहर निकलते समय यहूदियों को एक पहचान निशान पहनना पड़ता था। धीरे धीरे उन्हें नाजी यातना शिविरों में ले जाने लगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो यहूदी लोग थे जिन्हें एक पहचान चिन्ह हमेशा पहनना पड़ता था, वो जब भी वो बाहर निकलते थे, और उन्हें धीरे धीरे करके उन्हें यातना शिविर में ले जाया जाता था और वहाँ से फिर उन्हें एक ऐसे विषैले गैसों वाले कमरों में उन्हें बंद करके उन पर प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें मार डाला जाता था। तो धीरे धीरे क्या है, उन्हें नाजी यातना शिविरों में ले जाने लगे। एक दिन हाना की माँ को ले जाया गया और दूसरे दिन पिता को। तब हाना 11 साल की नहीं हुई थी। उसके जन्मदिन पर माँ ने शिविर से उसे एक तोहफा भेजा था, जो उनसे मिली आखिरी खबर थी। मतलब उनके माता पिता के द्वारा भेजी गई एक आखिरी खबर थी। भाई और बहन जब अकेले थे,
14 मई 1942 को उन दोनों को एक यातना शिविर भेजा गया जहां वे 2 साल रहे। 23 अक्टूबर 1944 को हाना को ऑस्विट्ज़ भेज दिया गया जहां उसे गैस से मार दिया गया। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि हाना के साथ भी को भी दूसरी जगह भेजा गया और उसे गैस के द्वारा मार दिया गया। भाई गुलामी कर रहा था। इस बीच नाजियों का राज खत्म हुआ। उसे अपनी बुआ के माध्यम से पता चला कि उसके माता पिता और बहन मार दिए गए हैं। भाई ने लिखा, मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। मैं आज भी हाना के नन्हे हाथों को महसूस करता हूँ। मैं उसे बचा नहीं सका। मुझे इस बात का दुख है। तो इस तरीके से हाना के भाई ने उस खत में या अपने खत के जरिए उन्होंने अपनी जो भी बात थी उन्होंने पहुंचाई कि वह हाना के लिए क्या महसूस करते थे और उसके लिए क्या करना चाहते थे। यहूदी और हिरोशिमा और नागासाकी में मरे 2,50,000 लोग भी शामिल हैं। सर्वाधिक मानवीय क्षति सोवियत रूस को हुई थी। जो सर्वाधिक मतलब बहुत अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ था? सोवियत रूस को हुई थी। कहा जाता है कि वहाँ 200 से 400 लाख लोग मारे गए, जो कि वहाँ की संख्या का लगभग 2% थी। जो ये भी बताया गया कि सोवियत रूस में जो सर्वाधिक रूप से मानवीय क्षति का जो नुकसान होना पड़ा वो क्या है, 200 से 40 लाख इसमें मारे गए, जो कि वहाँ की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 20% थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी युद्ध में सामान्य नागरिक सैनिकों की तुलना में अधिक मारे गए। ये एक जो द्वितीय विश्व युद्ध था एक ऐसा युद्ध था जिसमें जितने सैनिक मारे नहीं गए उससे ज़्यादा एक सामान्य नागरिक जो थे वो मारे गए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें प्रत्येक नागरिक स्त्री और पुरुष युद्ध में शामिल थे। जो ये युद्ध जो था वो क्या है, जिसमें नागरिक जो स्त्री और पुरुष थे वो दोनों इसमें शामिल हुए थे। ऐसा युद्ध जिसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए पुनर्गठित करना पड़ा। ये एक ऐसा युद्ध था जिससे कि जो पूरी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित मतलब फिर से उसे नए तरीके से उसे युद्ध के लिए तैयार किया गया था ताकि असीम मात्रा में हथियार हो। तो किस तरीके से लोगों ने तकनीकी विज्ञान के माध्यम से नए नए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया और जो उद्योग धंधों में भी परिवर्तन किया और नए तरीके से धन की प्राप्ति या पूंजी के माध्यम से उन्होंने जो अपनी अर्थव्यवस्था थी उसे काफ़ी अधिक मात्रा में सुदृढ़ मजबूत किया हुआ था। यह एक तरह से 19वीं सदी के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परिणाम था। ये जो युद्ध था जो 19वीं सदी का एक क्या था, एक महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ही परिणाम था। जो 19वीं सदी में किस तरीके से हमने पढ़ा कि औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे उसी का यह एक परिणाम था। जैसे और साथ ही साथ उसमें राष्ट्रवाद, साम्यवाद, समाजवादी राजनीति के इस तरीके से उसमें जो परिवर्तन हमने पढ़े हैं उसी का ही एक स्वरूप देखने को मिला। जैसे राज्यों की स्थापना जो दूसरे राष्ट्रों को अपना जाने दुश्मन समझने लगे थे। राज्य की स्थापना जो राष्ट्र में जो राज्य की स्थापना की गई थी जो कि दूसरे राष्ट्रों को अपनी क्या समझते थे, वो दुश्मन समझने लगे थे। औद्योगिकरण जिससे इस मात्रा में युद्ध सामग्री का उत्पादन संभव हो गया। औद्योगिकरण मतलब उद्योगों के माध्यम से क्या होने लगा, अधिक मात्रा में युद्ध सामग्री बनने लगी और श्रमिकों को कई वर्षों तक युद्ध करने के लिए भेजा गया। तो और जो श्रमिक थे उन्हें कई वर्षों तक कई सालों तक उन्हें युद्ध में भाग लेना पड़ा और वो वहीं रहने लगे और युद्ध करने लगे थे। लोकतंत्र जिसमें लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें उन्मादपूर्ण युद्ध में झोंका जा सका। लोकतंत्र में जो एक ही तंत्र को मानने वाले जो लोग थे, जिसमें लोगों की जो भावना थी, उनकी जो फीलिंग थी, उसको क्या किया गया, भड़काया गया। उन्हें और ज़्यादा जो बात थी उन्हें जोशीले भाषण के माध्यम से उसके युद्ध में उन्हें झोंका गया, उन्हें उग्र बनाया गया ताकि वो युद्ध के लिए जोशीले रूप से भागीदारी
हो सके। वैज्ञानिक विकास जिसने भयावह टैंक, मशीन गन, विषैले गैसगृह, हवाई जहाज से बम वर्षा और परमाणु बम जैसे व्यापक नरसंहार के तरीके तैयार हो सके थे। ये जो वैज्ञानिक विकास के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से क्या होने लगा कि नए नए तकनीकों का, वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से जो टैंक हो गए, मशीन गन हो गए, विषैली गैस गृह तैयार होने लगे और साथ ही साथ हवाई जहाज से बम वर्षा, बम के ऊपर से गिराए जाने वाले और साथ ही परमाणु बम का उपयोग किए जाने लगा, जो जैसा क्या था व्यापक नरसंहार, लोगों की व्यापक रूप से बहुत अधिक मात्रा में लोगों की इससे मृत्यु हो गई। इसलिए कहा गया कि व्यापक नरसंहार के तरीके तैयार हो सके थे इसी वजह से। आगे देखते हैं, 20वीं सदी के पहले 50 वर्ष इतने भयावह रहे क्योंकि मानव समाज ने जिन चीज़ों को अपने हित के लिए बनाया उन्हीं को काबू में नहीं कर सका था। ये 20वीं सदी के पहले जो कितने वर्ष, 50 वर्ष इतने भयावह रहे, मतलब इतने झंझोर कर रख देने वाले जो युद्ध थे या जो वर्ष थे, वो मानव जीवन को बहुत ही ज़्यादा हिला दिए थे। देखिए, मानव समाज ने क्या थे, जिन चीज़ों को अपने हित के लिए, अपने ज़रूरत के लिए उन्होंने जिन चीज़ों को बनाया था, वे उन्हीं चीज़ों को वो अपने काबू में नहीं कर पाए। उसका असर क्या होने लगा, उल्टा मनुष्य अपनी इंसानियत ही खो बैठा। जो उन्होंने नई नई तकनीकी, नए नए चीज़ें बनाए उनका ही वो काबू नहीं कर पाए। इससे क्या हो गया, वो ही अपनी जो इंसानियत रहती है, मानव के अंदर जो इंसानियत, उस मानवता को भी उन्होंने खो बैठा और हैवानियत की हदों को पार कर गया। जो हैवानियत बोले तो मतलब कि किस तरीके से उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा, बल्कि उसे यातना गृह, उन्हें प्रताड़ित करना, दासों के जैसे व्यवहार करना, तरह तरह की यातना शिविर लगा करके उन्हें परेशान करना, जैसे चीज़ों को वो लोगों पर उन्हें परेशान करते, उन्हें तड़पाया जाता था और उन्हें अंत में क्या कर दिया जाता था, मृत्यु दे दी जाती थी। अब आगे देखेंगे 3.5, भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। भारत में और साथ ही साथ जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका क्या असर था। एक बार फिर अंग्रेज सरकार ने भारतीयों से सलाह किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया। ये अंग्रेज सरकार ने जो भारतीयों पर किए गए थे, उसने भारतीयों से बिना सलाह लिए, उन्हें बिना पूछे उन्हें क्या है, भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सेना को जापान से लड़ने के लिए बर्मा और सिंगापुर तथा जर्मनी व इटली से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा गया। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें भी भारत ने भाग लिया। तो भारतीय सेना जो थी वो क्या है, जापान से लड़ने के लिए उन्होंने बर्मा और सिंगापुर तथा जर्मनी व इटली से लड़ने के लिए कहाँ भेजा गया था, अफ्रीका भेजा गया था। ये भारत के साथ हुई थी। सेना के उपयोग के लिए भारी मात्रा में अनाज, कपड़े आदि सामान खरीदा गया। कि भारतीय सेना के उपयोग के लिए क्या था कि उनके लिए भारी मात्रा में अनाजें और साथ ही साथ कपड़े आदि जो अन्य आवश्यक चीज़ें थी वो चीज़ें उनके लिए खरीदी गई। इस कारण कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई और आम लोगों को अभाव का सामना करना पड़ा। जो कीमत बढ़ी थी, मतलब जो चीज़ें, जो मात्रा थी उसमें किस तरीके से वृद्धि कर दी गई थी, तो वृद्धि किए जाने की वजह से लोग उन जो भारी चीज़ें थी उन चीज़ों को वो नहीं करने पड़े। तो क्या कहा गया कि कीमतों में भारी वृद्धि हो गई, इतनी वृद्धि हो गई कि लोग उन चीज़ों को खरीद नहीं पाते थे और आम लोगों को क्या होना पड़ा, इन अभाव का समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसका सबसे भयानक प्रभाव 1943 में बंगाल के अकाल के रूप में सामने आया। ये 1943 की स्थिति में जब कहाँ, बंगाल में अकाल के रूप में सामने आया, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग भूखमरी और महामारी के कारण मर गए। ये 1943 में जो बंगाल में आए हुए अकाल का सामना, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग भूखे पेट और साथ ही साथ ऐसी बीमारी जो फैलने वाली बीमारी थी, उन बीमारी से बहुत सारे लोग मारे गए। यह
यह अनाज उत्पादन की कमी के कारण नहीं हुआ, मगर सेना के लिए सरकार द्वारा खरीदी के कारण अभाव से उत्पन्न हुआ। यह जो समस्या उत्पन्न जो हो रही थी वह अनाज की कमी के कारण नहीं हुआ था, या उनके जो खाने के लिए भोजन में जो उपयोग किए जाने इन चीज़ों की कमी नहीं थी, मगर सेना के लिए क्या थी, सेना के लिए सरकार द्वारा खरीद कर जो सेना जो युद्ध में भाग लिए हुए थे उनके लिए सरकार क्या कर रही थी, खरीदी के कारण अभाव से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि अधिक मात्रा में उन सैनिकों के लिए अनाज की आवश्यकता थी, चीज़ों की आवश्यकता थी, तो उन चीज़ों को क्या है खरीद करके उनके लिए पहुंचाया जाता था। तो इस स्थिति में क्या होने लगा कि जो लोग थे भारत में रहने वाले उनके सामने अनाज की समस्या उत्पन्न हो गई या अन्य चीज़ों की समस्या उत्पन्न हो गई। व्यापारी मौके का फ़ायदा उठाकर अनाज की जमाखोरी करके मालामाल हो रहे थे। व्यापारी जो थे, जो व्यापार का कार्य करते थे, वो मौके का फ़ायदा उठाते थे। जब उन्हें समय मिलता था या जब वो चापलूसी का कार्य करते थे, उस समय वो आसानी से क्या करते थे, उन अनाजों का फ़ायदा करके वो जमाखोरी करके मालामाल हो रहे थे। उन्हें चुपके से उन चीज़ों को छुपा करके अपने जहाँ रखते थे संग्रह या कोठी जो भी थी उन जगहों पर वो रखते जा रहे थे और साथ ही साथ वो मालामाल होते जा रहे थे। अगर सरकार प्रयास करती तो पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचाकर लोगों को बचाया जा सकता था। जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उस समस्या को अगर पूर्ति करने के लिए सरकार अगर कोशिश करती तो वो लोगों को क्या कर सकती थी, उनके लिए जो आवश्यक चीज़ें थी, भोजन की जो आवश्यकता थी, उन चीज़ों को पहुंचा करके लोगों को आसानी से बचाया जा सकता था। मगर उपनिवेशी शासक ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। वो उपनिवेशी शासक जो साम्राज्यवादी शासक थे, उन शासकों ने जिस तरीके से उपनिवेश पर जिस तरीके से शासन किया हुआ था, उन शासकों ने कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया कि जो जिस देश पर उन्होंने शासन किया कि वहाँ के लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके प्रति उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। उसी समय भारतीय व्यापारियों व उद्योगपतियों ने युद्ध की वजह से बड़ी मांग के कारण खूब मुनाफा कमाया और वो क्या हो गए, धनी हो गए। उसी समय जो क्या थे, भारतीय व्यापारी थे वो, और साथ ही साथ कौन, उद्योगपति जो थे, ने युद्ध की वजह से जो मांग बढ़ रही थी उस मांग को पूरा करने की जा रही थी, वो बड़ी मांग के कारण वो क्या मतलब खूब उन्हें फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि सरकार थी वो उन्हीं लोगों से खरीद करके सेनाओं को चीज़ें पहुंचाए जाने का काम कर रहे थे। तो इससे उन्हें क्या हो रहा था, मुनाफा हो रहा था, और साथ ही साथ जो व्यापारी और उद्योगपति थे वो क्या हो रहे थे, धनी होते जा रहे थे। तो बच्चों आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके अनुसार जर्मनी के हारने के क्या कारण रहे होंगे। ये 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, समय पर अपने कार्य पूर्ण कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।